हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सबका एक और वीडियो में स्वागत है। हम देखते हैं कि आज और कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया है, और हम आज लेकर के आए हैं कौन सा, हम लेकर के आए हैं आज नदी। क्या लेकर के आए हैं? नदी, उसका उद्गम क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कि मतलब वो किस किस एरिया में होकर के बहता है, और उसके बाद तथा अंत, वो नदी कहाँ जाकर के उस नदी का अंत होता है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग जो है हमने जो भारत की प्रमुख नदियां है हमने उनको लिया है। लगभग 10 नदियों को हमने शामिल किया है। एक वीडियो में ये सारे नदी कवर नहीं हो सकते, क्योंकि नदियों का पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है भारत में। तो हम देखते हैं कि जो भी नदी हमने लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नदियां हैं। और ख़ास करके ये वीडियो में जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनके रिक्वेस्ट पर, जो स्कूलिंग लेवल के बच्चे पढ़ते हैं जैसे 9th और 10th, तो उनके बुक में ये अब्बा चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो इसीलिए हम उसके पर्पज से भी ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें उन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखना पड़ा है ताकि उनको हेल्प हो। और वो बच्चे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमको लिख करके बता दीजिए, वीडियो में बता दीजिए, ताकि हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो हम पहली नदी लिया है वो है गंगा नदी। आपको भी पता है गंगा नदी के बिना भारत की नदियां पूरी नहीं होती, क्योंकि गंगा ही भारत की सबसे प्रमुख नदी है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं आज? गंगा नदी की बात करने वाले हैं। गंगा नदी की अगर हम उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है गंगा नदी दो शाखाओं में, पहले गंगा बनने से पहले वो दो शाखाओं में बटा रहता है। जरा सा हमने थोड़ी सी इसको मैप के थ्रू हमने करके देखा है, हम उसको भी अच्छी तरह से पहले समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह से गंगा की समझ विकसित हो जाए और आप कभी भी भूलो ना। तो हमने एक छोटा सा ये बना रखा है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ये गंगोत्री हिमनद से जो गोमुख में है, कहाँ पर है? जो गोमुख के पास है, गोमुख पर्वत के पास है गंगोत्री हिमनद। और ये वहां से भागीरथी निकलती है। भागीरथी नाम की नदी वहां से निकलती है। कहाँ से? ये निकलती है गंगोत्री हिमनद के नदी से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है, भागीरथी। और ये भागीरथी यहाँ आ जाती है कहाँ? देवप्रयाग। एक और नदी यहाँ से निकलता है सतोपथ से। कहाँ से? सतोपथ के पास अलकनंदा नदी निकलती है। और ये अलकनंदा नदी भी यहाँ पर आती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। और दोनों नदी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तब जाकर के गंगा नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। ठीक है, और आप जब देवप्रयाग का सीन कभी भी साइट आप फोटो में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, तो ये जो गंगोत्री हिमनद है ये पूरी तरह से बिल्कुल क्लीन पानी, साफ पानी लेकर के आते हैं, जबकि ये अलकनंदा नदी है पूरी तरह से गंदे पानी लेकर के आते हैं। और जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है आपको दोनों पानी अलग अलग दिखाई देगा। जो इधर से पानी आ रहा होता है यहाँ पर वो आपको पूरी तरह से गंदे वाले पानी दिखेंगे, मतलब मिट्टी वाले पानी दिखेंगे। और यहाँ से जो पानी आता है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन ग्रीन पानी दिखाई देगा, ब्लू पानी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी वीडियो में जाकर के देखेंगे। यहीं के बाद इस देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और जब वहां से संगम होने के बाद देवप्रयाग में गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। क्यों? क्योंकि गंगा, और ये गंगा नदी की हम उद्गम क्षेत्र गंगोत्री को ही क्यों जानते हैं? आप लोगों को ये पता होगा कि जो नदी बड़ी होती है, जिसमें जल क्षेत्र ज्यादा होता है, आगे जाकर के हम उसी नदी को हम आगे उसका नाम चलाते हैं। तो क्या हो गया कि ये भागीरथी नदी जो है ये बड़ी है, ये गंगोत्री से निकल रही है, इसमें जल क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन इसमें जो जल की मात्रा है वो क्या है? कम है। तो इसीलिए हम गंगा का उद्गम कहाँ मानते हैं? गंगोत्री में मानते हैं। ठीक है, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये गंगा तो दो क्षेत्र में मिल करके बनता है और गंगा का नाम देवप्रयाग से गंगा का नाम होता है, तो हम इसको ऐसा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि भागीरथी का जल क्षेत्र अलकनंदा की तुलना में ज्यादा है। और जब जल क्षेत्र इसका ज्यादा है तो इसी का नाम आगे कंटिन्यू माना जाएगा और इसी को मुख्य धारा माना जाएगा। ठीक है, तो ये देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। अब देखते हैं कि गंगा नदी में और भी बहुत सारी सहायक नदियां उसकी आकर के मिलती है। उत्तर की अलग नदियां हैं, दक्षिण के तरफ से जो नदियां आती है गंगा में मिलती है वो बहुत सारी अलग नदियां हैं। हम सारी नदियों का नाम
एक बार में हम तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर कवर करेंगे और हम देखेंगे कि पूरी तरह से कौन कौन सी ऐसी गंगा की सहायक नदियां हैं, कौन सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, कौन छोटी सहायक नदियां हैं और कौन जो है गंगा में आकर के मिलती है, तो हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इलाहाबाद की बात करते हैं। आपको भी पता होगा कि इलाहाबाद में जिसका अब नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, वहां पर गंगा नदी से 3 नदी मिलती है। गंगा नदी तो गंगा नदी मुख्य धारा है ही, उसके बाद वहां से जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी वहां जाकर के मिलती है और उसके बाद सरस्वती नदी भी मिलती है। आजकल के टाइम में सरस्वती नदी को विलुप्त नदी माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्रोत से ये पता चला है कि सरस्वती नदी जो है अंडरग्राउंड हो चुकी है और ये नदी अभी भी मौजूद है। अब क्या है नहीं है, हमें इतिहास की बातों में नहीं जानना है, हमें बस ये जानना है कि जिससे हमारे परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वहां पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? संगम। और इसी संगम में क्या लगता है? संगम स्नान लगता है। मतलब जो संगम होता है, जैसे अलग अलग जगहों पर होता है देश में, तो हमारे 5 संगम है, तो उसको आप याद रखेंगे तो यहाँ पर लगता है। उसके बाद हम और आगे जब जाएंगे तो और आगे ये उत्तर प्रदेश को पार करते करते बिहार क्रॉस करते हैं, बिहार से फिर ये बंगाल जाते हैं, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक शाखा इसका सीधा उधर बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं, जिसका नाम बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में? पद्मा हो जाता है। और जो दूसरी शाखा बचती है जो पश्चिम में बहते हैं, उसका नाम हुगली हो जाता है। ठीक है, और ये हुगली सीधा जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। एक और नदी ऊपर से आ रही है, आपको भी पता है कि यहाँ पर मानसरोवर है। क्या है? यहाँ पर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी का अधिकतम जल क्षेत्र कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। मतलब उसको, और सिंधु नदी को इसलिए पाकिस्तान की प्रमुख नदी दिया गया है क्योंकि वो उस नदी का 80% जल पर उसी का अधिकार है। क्यों? क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, आगे आप फर्दर क्लास में ये भी पढ़ेंगे। तो क्या है कि सिंधु जल समझौते के तहत जो सिंधु नदी का जल है वो 80% कौन प्रयोग करता है? पाकिस्तान करता है, और 20% भारत करता है। यहां से मानसरोवर के पास से एक और नदी निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पार करती है, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में घुसती है, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या हो जाता है? इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? दिहांग हो जाता है। और दिहांग के बाद जब ये असम में आती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप है। क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप। यहाँ पर क्या है? असम में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो किस पर है? जो किस नदी में बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। अगर हम और बात करते हैं तो जिस तरह से हम और आगे आते जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुस जाती है। जब बांग्लादेश में घुस जाती है ब्रह्मपुत्र, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना। यमुना और जमुना से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यमुना जो है ये कहाँ की? दिल्ली उत्तर प्रदेश की नदी है। ठीक है, यमुना होती है और उसको ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर? असम में, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना। लेकिन जब जमुना से जा करके, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से जा करके जब गंगा नदी मिल जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना। आपने क्या देखा? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? उसमें इसको बोला जाता है क्या? उसमें इसको बोला जाता है पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। लेकिन जब दोनों नदी मिलती है तो दोनों नदी मिलने के बाद क्या बन जाता है? मेघना बन जाता है। और ये मेघना पूरी तरह से आकर के यहाँ पर बंगाल के खाड़ी में गिरती है और बंगाल के खाड़ी में एक बहुत बड़ी द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का क्या? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है,
और सुंदरवन डेल्टा एक बहुत ही बड़ा द्वीप है और सुंदरवन ये डेल्टा है। अगर आपको भारत का तो है ही, अगर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तब भी क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन डेल्टा वहां पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और सुंदरी नाम के वृक्ष को आप पहचानेंगे कैसे, ये मैंग्रोव वन का ही एक पार्ट है। इसका आधा जड़ क्या होता है, आधा जड़ पानी में डूबे होते हैं और आधा ऊपर में होता है, मतलब पत्ते ऊपर की तरफ होता है और जड़ पानी की तरफ होता है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसी के पास मानसरोवर के पास ही एक और झील है जिसका नाम क्या है, राक्षस ताल। इसको राक्षस ताल भी बोला जाता है अलग अलग जगहों पर, तो आप राक्षस ताल या राक्षस ताल याद रख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं राक्षस तांगड़ी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राक्षस तांगड़ी, ठीक है। और ये राक्षस तांगड़ी ये कहां पर जाता है, ये सतलुज नदी के पास, ठीक है। ये सतलुज नदी यहीं से निकलती है और सतलुज नदी फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में जब प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर एक बहुत ही बड़ा क्या बना है, भारत का सबसे बड़ा क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ। उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल। क्या बना हुआ है, भाखड़ा नांगल। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है तो आप पंजाब नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ये पंजाब में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हम और देखते हैं आगे। हम इसमें अगर देखते हैं कि गंगा नदी की उद्गम क्षेत्र तो आपका हो गया गंगोत्री हिमनद। अगर हम गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो ये 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर है। और ये इसी के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, भारत के सबसे लंबी नदी है ये। और क्या होता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पर क्या है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए उसको सुंदरवन डेल्टा पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन पड़ा। और हम इसमें देखते हैं सुंदरवन फेमस किस लिए है, तो एक और चीज है जो जिससे सुंदरवन फेमस है। सुंदरवन यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर का घर अगर कहीं पर कोई पूछेंगे तो वो सुंदरवन है। कहाँ पर है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, उसका निवास स्थान है ये, ठीक है। और हम देखते हैं यमुना नदी। अब हम यमुना नदी पर आते हैं। यमुना नदी ये हमारी दूसरी नदी है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड में ही है यमुनोत्री हिमनद, वहां से ये निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन, यमुना नदी। और यह प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आप, मैंने पहले भी बता दिया और यहाँ लिखा हुआ भी है, तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं और नोट बना करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और जब भी आपको लगेगा कि हम भूल गए हैं तो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको सारा याद आ जाएगा, ठीक है। हम तीसरी नदी की बात करते हैं तो तीसरी नदी हम देखते हैं सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी वैसे पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, लेकिन वो भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए जाती है, तो हम इसको भी हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि हमें इसका भी उद्गम क्षेत्र पढ़ना होता है। उद्गम क्षेत्र इसका कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। यह नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और इसका अंत कहाँ होता है, अरब सागर में, ठीक है। यहाँ कहाँ होता है इसका अंत, अरब सागर में। और इसी नदी से पाकिस्तान के मिठान कोट क्षेत्र में, यहाँ पंजाब की जो 5 नदी है वो सारी जाकर के इसी नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, आपको याद रखना है, पाकिस्तान के मिठान कोट में। कहाँ पर, पाकिस्तान के मिठान कोट क्षेत्र में 5 नदियों का संगम होता है इसमें, ठीक है। हम उन 5 नदियों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 नदियों में कौन कौन सा हो गया, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब और व्यास। ये 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, क्योंकि पंच मतलब 5 और आब का मतलब क्या, पानी। 5 पानियों का जो क्षेत्र है हम उसे ही क्या बोलते हैं, पंजाब, ठीक है। इसी से दोआब बनता है, ठीक है। अब देखते हैं सतलुज नदी क्या है, उद्गम कहाँ पर है इसका, राक्षस ताल या राक्षस तांगड़ी, कुछ भी कह सकते हैं आप, तीनों नाम कह सकते हैं। एक तो राक्षस ताल बोल सकते हैं,
दूसरा क्या, राक्षस तांगड़ी बोल सकते हैं और राक्षस ताल भी बोल सकते हैं। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी बांध, क्या, कौन सा बांध, भाखड़ा नांगल बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। लेकिन अगर इस बांध से, इस नदी से और इस बांध से सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे कि किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ होता है, तो हिमाचल प्रदेश में बना होने के कारण भी हिमाचल प्रदेश इसका लाभ नहीं ले पाता है। ज्यादातर लाभ इसका पंजाब लेता है, हरियाणा लेता है और राजस्थान लेता है। ठीक है, तो जब ऐसा अगर पूछेंगे कि किस राज्य को लाभ होता है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र ऊंचा पड़ जाता है और ऊंचा पड़ने के कारण वहां पर पानी नहीं जा पाता है और पानी इधर आता है। हमने पंजाब की 5 नदियां देख लिया, ठीक है, रावी, सतलुज और झेलम, चेनाब और व्यास देख लिया। अब हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं कि नर्मदा। आपको पहले से ही पता है कि नर्मदा अमरकंटक की श्रेणी से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रेणी से, अमरकंटक पहाड़ी से, तथा तापी भी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ये भी क्या है, उसी के किनारे मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और ये निकल कर अरब सागर में गिरती है। यही 2 नदी है जो क्या होता है, पश्चिमी घाट के तरफ बहती है। मतलब बाकी सारी नदियां कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन प्रमुख नदियों में ये 2 नदी है। कौन कौन? नर्मदा और तापी, जो कहाँ आती है, अरब सागर में आकर के गिरती है। ठीक है, और यह दोनों नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है, आपको जब बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मतलब गॉर्ज क्या होता है, 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में एक सकरा रास्ता है और उस रास्ते पर ये पानी को बहा करके ले जा रहे हैं। क्यों? उस एरिया में गाद वाद तो नहीं है, क्योंकि नीचे से बिल्कुल चट्टान है, बहुत ही कठोर चट्टान है। उस चट्टान को इस नदी के बस की काटना तो है नहीं, तो इसीलिए ये मिट्टी का कटाव कर नहीं पाते हैं, जो अपवाह तंत्र लेकर के आएंगे और पानी से वहां कर क्या बना देंगे, डेल्टा बना देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये गॉर्ज बनाते हैं। ठीक है, गॉर्ज बनाते हैं, वहां पर आते हैं और पूरी तरह से वहां से मिट्टी को उड़ा करके, जो उड़ा सकता है उसको उड़ा करके पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और नर्मदा नदी पर गांधी सागर परियोजना बना हुआ है। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी परियोजना है क्या, गांधी सागर। ठीक है, तो गांधी सागर नदी परियोजना इसी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा को हम ऐसे लिखेंगे, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब हम और देखेंगे, हम देखते हैं महानदी। आपको भी पता है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकल करके ज्यादातर जो उसकी अपवाह क्षेत्र है वो उड़ीसा है। ठीक है, उद्गम इसका कहां पर है, सिहावा पर्वत। कहां पर है? सिहावा पर्वत, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत के पास से ये निकलती है। भारत का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबा की बात कर रहे हैं, जो भाखड़ा नांगल था वो सबसे बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं, सबसे लंबा की बात कर रहे हैं। याद रखना है आपको, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड। और हीराकुंड कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में। जब यह बांध नहीं बना हुआ था तो इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोक। शोक का मतलब क्या है कि इस नदी में वर्षा के टाइम में जब पानी आता था ना, तो लंबे बहुत ही बड़े क्षेत्रों को क्या कर देते थे, बाढ़ के पानी से प्रभावित करते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था, घर डूब जाता था, फसल बर्बाद हो जाते थे। इसीलिए सब दुखी रहते, शोक में रहते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शोक पड़ा। जिस तरह से बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक अभी भी बोला जाता है। उसी तरह से बंगाल में जब हम जाएंगे तो बंगाल में जो दामोदर नदी था, अभी भी नदी है, लेकिन अब उसको शोक नहीं बोला जाता है, क्योंकि पहले ये अब जो दामोदर नदी में बांध परियोजना ला करके उनको क्या कर दिया गया है, दामोदर बांध परियोजना से उसको उसी पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया। नहीं तो अगर बांध नहीं था तो क्या हो गया कि ये बहुत ही ज्यादा शोक था। और एक चीज और याद रखना है आपको, दामोदर नदी पर भारत का सबसे पहला बांध परियोजना बना था, उसी नदी पर बना था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना भारत का क्या है, मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मंदिर, बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आपको याद रखना है। कावेरी नदी,
कावेरी नदी के बाद अगर हम एक और नदी है यहाँ पर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण भारत की याद रखना है की, क्योंकि अभी और नाम आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखते हैं। और गोदावरी नदी, और क्या है? गोदावरी नदी। ये त्र्यंबकेश्वर, क्या है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहां से ये नदी निकलती है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी लंबी सब कह सकते हैं आप। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी यही है। कौन सी? कौन सी? गोदावरी। और इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। कौन सी गंगा कहते हैं? दक्षिणी गंगा। हो गए ना आप कंफ्यूज? मैं पहले ही कह रहा था, यहाँ दक्षिणी गंगा है और यहाँ दक्षिण की गंगा है, मतलब दक्षिण भारत की गंगा है। इस तरह से आपको याद रखना है। जब की लग गया तो कावेरी हो गया, और जब नहीं लगा की तो क्या हो गया? गोदावरी हो गया। दक्षिण भारत की से कावेरी आपको याद रखना है कि जब भी की लगेगा तो हम उसको कावेरी को याद करेंगे, और जब की हट जाएगा तो हम गोदावरी को बोलेंगे। तो गोदावरी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। और हम कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये आप बताइए कि ये वीडियो किस तरह से आपको हेल्प पहुंचाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने इस चीज़ों को यहाँ पर इसको समेट करके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को पहुंचाने का काम किया है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है। और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और आपको ये पूरी व्यवस्था दी जाएगी ताकि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने आप को सहज स्थिति में पाएंगे कि मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और इसको देख सकते हैं, और देखने के बाद क्या कर सकते हैं? आप नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप एक बार सुन लेंगे भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज को आप लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो वो आपको उसी टाइम 25% क्या हो जाता है? याद हो जाता है। तो आप लिखे जरूर, लिख करके किसी चीज को याद करें। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी बेहतर शिक्षा की पहुंच संभव हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।